Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation. आज हम बुलेट स्पीड में बिल्कुल कंसेप्चुअली रिवाइज करेंगे इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। और जो डर है ना तुम्हारा इस चैप्टर का, मेरी गारंटी खत्म हो जाएगा। बस सुनते रहो। और अगर एग्जाम से पहले किसी भी राउंड ऑफ रिवीजन में सुन रहे हो ना, इतना बस सुन लिया, एग्जाम के दिन रेफर नहीं भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आईसीडीएस को। आईसीडीएस कैसे लगाएंगे? सारे एसएससीज को लगेंगे। जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उसके अलावा सारे एसएससीज के ऊपर आईसीडीएस लगते हैं। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। सर क्या पढ़ के आ रहे हैं? इनकम को कंप्यूट करने का तरीका पढ़ रहे हैं। क्या हम सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने का तरीका पढ़ रहे हैं? नो। क्या हम किसी और चीज का तरीका पढ़ रहे हैं? नो। हम सिर्फ इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है उसका तरीका पढ़ते हैं। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के लिए स्टैंडर्ड्स बस पढ़ रहे हैं। सर कह रहे हैं आईसीडीएस प्रिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन केस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सर कभी भी अगर कोई पर्सन मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है तो सर उसकी पीजीबीपी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी और आईएफओएस इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, सर उस हिसाब से उस तरीके से बताते हैं आईसीडीएस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। सर अगर कैपिटल गेन की इनकम है, सर कैपिटल गेन की इनकम तो वैसे भी ट्रांसफर पे लगती है ना, सेक्शन 45 बता रहा है ना आपको। सेक्शन 45 ने आपको बताया ना कैसे कैसे कैपिटल गेन लगने वाला है, कब कब लगने वाला है। सर सैलरी में आपको बताया ना सर, जिस साल में अक्रू हो जाएगी उस साल में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी का सेक्शन 16 बताता है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 22 बताता है। सर यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटेशन सीख रहे हो, किसका? पीजीबीपी का और किसका? आईएफएस ऑफ कंप्यूटेशन सीख रहे हो। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीख रहे हो? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे करते हैं वो हमको बताना है। सर इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, उनके रिस्पेक्टिव प्रोविजंस बता देंगे। सर अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो कोई आईसीडीएस आपके ऊपर नहीं लगते। सर लेकिन अगर आप ध्यान देना सर, अगर आप मेंटेन करना चाहते हो अकाउंट्स को, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई तरीका चाहिए आपको, सर आप एएस और इंड एस पे जाओ। आईसीडीएस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए नहीं करते। आईसीडीएस सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन पर्पस के लिए रहता है। यानी आईसीडीएस ना सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी और आईएफओएस की कंप्यूटेशन का तरीका बताता है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सर आईसीडीएस आल्सो अप्लाई टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे भी आईसीडीएस लग जाते हैं। सर मतलब क्या होता है? सर जो टर्नओवर कैलकुलेशन होगा, सर टर्नओवर कैसे निकला आपका, उसमें आईसीडीएस का रूल आ जाता है। आईसीडीएस के बेसिस पे आपका टर्नओवर कैलकुलेट होगा। सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे भी आपके आईसीडीएस लगेंगे। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी टर्नओवर आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, सर आईसीडीएस उसमें भी लगाने के बाद ही आएगा आपका। सर कहते हैं आईसीडीएस मैट के लिए कैलकुलेट नहीं होते सर, लेकिन मैट में आईसीडीएस नहीं लगते, लेकिन सर एएमटी में आईसीडीएस लग जाता है। सर मतलब क्या होता है? सर मैट किस पे लगता है? अगर मैट आपको पता हो, मैट आपको नहीं पता होगा, अगला टॉपिक वही है अपना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही पढ़ना है अपने को। सर मैट कब कब लगता है? सुनना, मैट कब कब लगता है? सर मैट लगता है अपना कंपनी से केस में। कंपनीज का जितना भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सर बुक प्रॉफिट होता है ना, बुक प्रॉफिट, उस बुक प्रॉफिट का सर 15% उनको टैक्स भरना पड़ता है। बुक प्रॉफिट का, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो बुक प्रॉफिट है ना, उसका 15% आपको भरना पड़ जाता है। सर तो जब आप बुक प्रॉफिट का 15% मैट भर रहे हो, बुक प्रॉफिट के कंपनीज एक्ट का, तो हम इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन क्यों बताएंगे? सर जब बुक प्रॉफिट आपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग निकाल लिया तो आईसीडीएस कैसे कंप्यूटेशन बता देगा? इसलिए मैट के केस में आपको कोई भी आईसीडीएस कंप्यूटेशन नहीं बताते हैं। आईसीडीएस आपको कभी भी कंप्यूटेशन बुक प्रॉफिट के केस में नहीं बताते। लेकिन अगर कभी भी आप एएमटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हो ना, एएमटी तो एडजस्टेड टोटल इनकम होती है ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एएमटी सर एडजस्टेड टोटल इनकम होती है ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इस केस में ना आईसीडीएस आपको कैलकुलेशन बताएंगे और आपको आईसीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग एएमटी। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, अपने को समझ में आ गया, इसमें क्या ही दिक्कत थी? सर कभी भी अगर एएस, इंड एस, आईसीडीएस या फिर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कौन जीतेगा? अगर कभी भी एएस, इंड एस या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कौन जीतेगा? राइट आंसर, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट जीत जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स को आपको प्रेफरेंस देनी है, फिर थर्ड नंबर पे आईसीडीएस को, और लास्ट में देना है आपको एएस, इंड एस को प्रेफरेंस देना है। ये बात समझ में आ जाती है क्या? हाँ सर, ये बात अपने को समझ में आ गई। सर उसके अलावा सर क्या आईसीडीएस कितने नोटिफाइड है? वैसे कॉन्फ्लिक्ट की बात आपको समझ में आ गई होगी, इन चारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, पहले एक्ट, फिर रूल्स, फिर आईसीडीएस, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर नॉर्मली क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सर आईसीडीएस फॉलो नहीं करता कंप्यूटेशन के टाइम पे। सर क्या होता है, इनकम टैक्स वाले गला पकड़ेंगे, बोलेंगे आईसीडीएस मानो। सर लेकिन अगर आईसीडीएस कुछ ऐसी चीज कहता है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिपेंडेंट होती है, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर गला पकड़ता है, बोलता है आपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं किए हुए। तो इनकम अल्टीमेटली आपको आईसीडीएस को तवज्जो देनी है, फिर उसके बाद ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियस को फॉलो करना है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीबी इनकम, नॉट फॉर
मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईसीडीएस नोटिफाई कर रखे हैं। कितने नोटिफाई कर रखे हैं सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 आईसीडीएस नोटिफाई कर रखे हैं। 10 आईसीडीएस नोटिफाई कर रखे हैं। तो सबसे पहला आईसीडीएस सर अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। सर आईसीडीएस ना सबसे पहला अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड आईसीडीएस। कभी भी सर इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करते टाइम, इनकम कंप्यूटेशन के टाइम पे आप इन पॉलिसीज को रिकॉग्नाइज करोगे। सर अगर गोइंग कंसर्न है ना, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कैसे फॉलो करोगे? बुक्स ऑफ आप कंप्यूटेशन ऐसा अलग बनाओगे, और सर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा तो अलग तरीके से बनाओगे, उसको सर रिकॉग्नाइज करता है। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं है तो अलग तरीके से कंप्यूटेशन होगा, और अगर गोइंग कंसर्न है तो अलग तरीके से कंप्यूटेशन होगा। सर आईसीडीएस भी रिकॉग्नाइज करता है कंसिस्टेंसी को। सर हर साल आप इस तरीके से इनकम कंप्यूट करते हो, इस साल भी इस तरीके से करोगे, कंसिस्टेंसी को रिकॉग्नाइज करता है। आईसीडीएस भी कहता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए। ये तीनों को आईसीडीएस रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन आईसीडीएस ना दो लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करता सर, मेटीरियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता और सर प्रूडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सर प्रूडेंस मतलब सर क्या होता है? प्रूडेंस मतलब होता है सर आपने प्रोविजंस वगैरह बना रखे हैं। आईसीडीएस कभी भी आपको प्रोविजन नहीं बना देता, इनकम टैक्स एक्ट भी प्रोविजन नहीं बना देता। सर मटेरियलिटी, सर 2 रुपए खर्चा है, सर क्या है एसेट में ऐड कर दूं? फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सपेंडिचर है तो आप पीएनएल में लेके जाओगे। सर 2 करोड़ का खर्चा है, सर एसेट में ऐड कर दूं क्या? फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सपेंडिचर है तो पीएनएल में लेके जाओ, आप इस पे खर्चा आप इसको ऐड बैक कर दोगे, इस पे टैक्स भरोगे। मटेरियलिटी और प्रूडेंस को प्राइम मिनिस्टर को सर रिकॉग्नाइज नहीं करता। आईसीडीएस डज नॉट रिकॉग्नाइज प्राइम मिनिस्टर, प्रूडेंस और मटेरियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सर एक बात बताओ, आईसीडीएस अपने नियम कायदे बता रहा है, कंप्यूटेशन करने के अपने नियम कायदे बता रहा है। सर ये भी तो हो सकता है एक्ट में हम कोई नियम कायदे पढ़ के आए। सर इतने सारा पीजीबीपी के प्रोविजंस पढ़े, कंप्यूटेशन का ही तो तरीका था ना वो भी तो। पीजीबीपी के प्रोविजन जो हमने पढ़े उसमें भी तो हम कंप्यूटेशन ही पढ़ के आए ना। सर अगर पीजीबीपी के प्रोविजंस में भी हम कंप्यूटेशन पढ़ के आए, आईसीडीएस भी कंप्यूटेशन पढ़ा रहे हैं, तो सर क्या होगा? फिर वापस मैं बोलूंगा, रिपीट करूंगा, सर एक्ट और आईसीडीएस में लड़ाई होगी तो एक्ट जीतेगा, आईसीडीएस प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन आईसीडीएस जनरल गाइडेंस रखते हैं आपके सामने, जनरल गाइडेंस रखते हैं, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना होता है। अगर सर एक्ट में कुछ नहीं दे रखा, आप आईसीडीएस में रेफर करो। आईसीडीएस में और एक्ट में दोनों में रेफर कर रखा है, आप एक्ट को रेफर करोगे, आईसीडीएस को सेकेंडरी रखोगे। सर आईसीडीएस अकाउंटिंग पॉलिसीज में इन तीन को रिकॉग्नाइज करता है, इन दो को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सर आईसीडीएस हमेशा चाहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए। सर आईसीडीएस भी यही चाहता है, इनकम टैक्स एक्ट भी यही चाहता है। याद करो सर वो चीज, याद करो सर मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई एसेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल कर रखा और सर रीअक्वायर कर रखा है एट अ हायर कॉस्ट। सर 50 लाख का मेरा डब्ल्यूडीवी दिख रही थी, सर डब्ल्यूडीवी 50 लाख की थी, सर 50 लाख की मैंने उसको सेल कर दिया और रिक्वायर कर दिया 75 लाख रुपए में। एक बात बताओ, इस केस में कितना मेरे को डिडक्शन मिल जाता था? कितना डिडक्शन मिल जाता था? सर मिलता था ना सेल वैल्यू और डब्ल्यूडीवी एट द डब्ल्यूडीवी, सॉरी रीअक्वायर्ड वैल्यू और डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल। सर डब्ल्यूडीवी और एट द टाइम ऑफ सेल जो भी रहता था इस पे मिलता था ना। सर इनकम टैक्स एक्ट भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे जाता है, आईसीडीएस भी यही चीज कहता है कि आप सब्सटेंस पे प्रेफरेंस दोगे, वो फॉर्म को नहीं देने वाले हो। सर कहता है क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज अलाउड है? क्या आप पहले स्टॉक इन ट्रेड सर फीफो से वैल्यू करते थे, अब अगर आपको लगता है कि वेटेड एवरेज में फॉलो करना है तो क्या आप कर सकते हो? क्या राइट आंसर है आप कर सकते हो, आपको वैल्यूएशन रीजनेबल बेसिस पे परमिट करने देता है। सर आईसीडीएस 2 आप बिल्कुल काटा लगा दो इसको, जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ के आए हो ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, बस सेम टू सेम वही चीजें रिपीट करता है। सर क्या बोलता है? सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शैल बी एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सर एनआरवी पे वैल्यू करोगे। कभी भी सर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा, डिसोल्यूशन होने वाला है, तो क्या करोगे? एनआरवी पे वैल्यू कर देते हो। सर कॉस्ट जब कभी भी इन्वेंट्री की लोगे किस मेथड से लोगे? सर वेटेड एवरेज से ले सकते हो, सर फीफो से ले सकते हो, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, सर सारे के सारे प्रोडक्ट्स निकालो लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लो, सर इससे निकल आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर रिटेल मेथड ले सकते हो, मार्केट में आप कितने में बेच देते हो उस वैल्यू से निकाल लो, आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो इन्वेंट्री का, उसमें से आप नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दो, आपका रिटेल वैल्यूएशन आ जाएगा। सर चारों मेथड आपके लिए फाइनल लेवल पर रेलेवेंट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में फिर बता दूं, सर आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स का टोटल ले लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, सर इस बेसिस पे आपका निकल आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सर रिटेल प्राइस मेथड, सर आप कितने में मार्केट में बेचते हो, फॉर एग्जांपल 100 रुपए में बेचते हो और एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना 5% है, तो 95 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इससे आपका रिटेल प्राइस से इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाएगा। ये 4 तरीके होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। सर इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सरकार कहती है सर सबसे पहले परचेज कॉस्ट, जितने भी सर परचेज प्राइस पे कर रखा वो ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी आपने भाड़ा ऐड कर रखा वो पे ऐड कर दो। सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फॉर एग्जांपल आईटीसी नहीं मिलता ऐड कर दो, सर रिबेट मिल गई सर माइनस कर दो, कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला उसको माइनस कर दो। सर कोई सर्विस कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, सर कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, सर उस सर्विसेज के लिए सर सॉरी सर्विसेज बोल रहा हूँ, सर फॉर एग्जाम्पल कोई सामान खरीदा, सामान खरीदते टाइम मैंने उसमें कुछ लेबर चार्जेस पे करवाया,
फॉर एग्जांपल सर एक शर्ट बनवाई, सर शर्ट बनवाते टाइम मैंने सर सामान तो पे किया, उसके अलावा सर लेबर का भी कॉस्ट पे किया है, तो क्या कहता है लेबर एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर जितना भी लेबर कॉस्ट है उसको भी ऐड कर दो। सर कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, सर जितना भी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर जितने फिक्स ओवरहेड्स है उसको ऐड कर दो। और फिर कहता है लास्ट में बोरोइंग कॉस्ट को भी ऐड कर सकते हो। कहता है बोरोइंग कॉस्ट अगर ऐसी इन्वेंट्री है जो 12 महीने ज्यादा कन्वर्ट होने में लगाती है, सर 12 मंथ से ज्यादा कन्वर्जन बनने में लगाती है, जितना भी सर आपका कॉस्ट है ना सर बोरोइंग कॉस्ट का, उसको आप ऐड कर दोगे, अदरवाइज आप बोरोइंग कॉस्ट को पीएनएल में लेकर चले जाओगे, आप खर्चे को ऐड बैक कर दोगे। सर कॉस्ट शैल एक्सक्लूड एबनॉर्मल कॉस्ट, सर कभी भी कोई भी सर एबनॉर्मल कॉस्ट को आपको ऐड बैक नहीं करना है। सर एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाना, ये तो पता है ना आपको यार। उसके अलावा सर स्टोरेज कॉस्ट हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया, एडमिन कॉस्ट हो गया, ये सब एबनॉर्मल कॉस्ट है, इन सबको कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते हैं। उसके अलावा सर इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड, सर इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करती कौन सा, सर वर्क इन प्रोग्रेस को इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करती। सर इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, सामान, स्टॉक इन ट्रेड। सर कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कैपिटल एसेट के अंदर कैटेगराइज कर देंगे, कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में चला जाएगा, या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला जो भी आईसीडीएस है उसमें डील कर लेगा। सर शेयर्स एंड डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन स्टेट, आईसीडीएस 9 डील करता है। सर उसके अलावा लाइव स्टॉक के बारे में, सर लाइव स्टॉक तो वैसे भी आपका स्टॉक इन ट्रेड मानते भी नहीं, इनको बायोलॉजिकल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं लेके जाना। और लास्ट में कहता है अगर आपके पास कोई स्पेयर पार्ट्स पड़ा हुआ है किसी टैंजिबल एसेट का, फॉर एग्जांपल मेरे पास कैमरा पड़ा हुआ है एक और, तो इसको क्या करेंगे सर, फिक्स एसेट वाले आईसीडीएस में ट्रीट करने वाले। यानी ये चार चीजों को आपको इन्वेंट्री नहीं मानना। सर वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोविजंस लग जाएंगे। सर शेयर्स डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, आईसीडीएस 9 लग जाएगा। लाइव स्टॉक में कोई भी आईसीडीएस नहीं लगता, डायरेक्टली सेल्स प्राइस माइनस स्क्रैप आपके लिए टैक्सेबल डिडक्शन में मिल जाएगा, कब, जब वो परमानेंटली यूजलेस हो जा रहे हैं। उसके अलावा सर मशीनरी स्पेयर्स पार्ट्स एज इंटेंजिबल एसेट्स, ये चला जाएगा आपका कहाँ, आईसीडीएस जो फिक्स एसेट में डील करता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सर सेम एज 43 सीबी। 43 सीबी क्या बोलता था सर, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करने वाले हो। जितनी भी रिटेंशन मनी है सर, रिटेंशन मनी आपके लिए सर टर्नओवर का पार्ट बनने वाली है। और जितनी भी सर इंसिडेंटल इनकम हो जा रही है, फॉर एग्जांपल एडवांस मिला आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, एडवांस मिला, उस एडवांस से आपने कोई इंटरेस्ट कमा लिया, तो इंटरेस्ट कमाना ना कभी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का माइनस नहीं करेगा आप उस जितना भी इंटरेस्ट आप कमाया ना, वो इंटरेस्ट आपके लिए अलग से इनकम बनने वाली है। उसके अलावा कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप प्रोवाइड करवा रहे हो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो देखना है अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटर देन 90 डेज का है तो उस केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लग जाएगा, और अगर सर लेसर देन 90 डेज का तो फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड लग जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ था आईसीडीएस 3 में। सर आईसीडीएस 4 क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सब, बिल्कुल सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 9 कहता था ना, सेम वही चीज कहता है आईसीडीएस 4। अगर आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो सर, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, सर कहता है जब कभी भी सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, और सर रीजनेबल कलेक्शन ऑफ सर्टेनिटी हो जाए। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल सामान मैंने उसको दे दिया, रिस्क उसके सर पे, सामान खराब हो जाए उसके सर पे रिस्क, सामान बिक गया, चोरी हो गया, सब उसकी गलती, तो सर मान लेंगे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। सर रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने नेता के बेटे को एसेट दे दिया, तो क्या रीजनेबल सर्टेनिटी है, राइट आंसर इज नहीं है, तो इस केस में रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन होना चाहिए। सर सर्विस ट्रांजेक्शन में कब मानेंगे, सर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड मान लोगे आप, सर उसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड मान लोगे, या फिर सर स्ट्रेट लाइन मेथड ले लो सर, एज पर सेक्शन 43 सीबी के अकॉर्डिंग ले लो। सर इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड, सर हमने आईएफएस में पढ़ा हुआ है इस चीज को, कब तक, रिसीट बेसिस पे ले लेंगे। डिविडेंड सर रिसीट बेसिस पे ले लेते हो, सर डिविडेंड आईसीडीएस यहाँ कह रहा है डिविडेंड रिसीट बेसिस पे, लेकिन हमने आईएफएस में पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड अलग अलग होता है सर, जो फाइनल डिविडेंड होता है ना, फाइनल डिविडेंड वो कब टैक्सेबल होता है, सर जब डिक्लेयर होता है। सर जो इंटरिम डिविडेंड होता है कब होता है, सर वो रिसीट के टाइम पे होता है। और जो डीप डिविडेंड होता है सर वो कब टैक्सेबल होता है, वो होता है कब, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। तो एक्ट अगर ये चीज कह दे रहा है तो आईसीडीएस को आपको इग्नोर करना है। सर रॉयल्टी अक्रूवल कर लोगे, और इसके अलावा बाकी सारी इनकम जैसा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह देंगे वैसा आपको करके चलना है। आईसीडीएस 5 क्या कहता है, सर टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है। अब तक तो बहुत फालतू फालतू बातें की हमने, बिल्कुल फालतू फालतू बातें की, अभी इंपॉर्टेंट बातें अभी आगे चल के अपने को करनी है। सर टेंजिबल एसेट्स क्या बोलता है, टेंजिबल एसेट्स का आईसीडीएस क्या चर्चा करता है, सुन रहा हूँ। सेम एज 100% सेम एज एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह बिल्कुल सेम है। सर डेप्रिसिएशन अलग तरीके से आता है। सर कभी भी टेंजिबल एसेट्स आपने खरीदे, रिकॉग्निशन कब करोगे, सर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करोगे, यानी सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी सर आपने कॉस्ट फुलफिल कर रखी है, सर जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज करने की कंडीशंस फुलफिल हो जा रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, आप तब रिकॉग्नाइज कर लो। सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट चार्ज करोगे। ट्रांसफर कब मानोगे, जब सर इनकम टैक्स बोल दे, सर वो जो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर में फॉलो हो जाता है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर में आ जाएगा तो आप उसको ट्रांसफर मानोगे। सर क्या रिवैल्यूएशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रिवैल्यूएशन करने देते हैं लेकिन आईसीडीएस रिवैल्यूएशन करने नहीं देते। फिर कहता है इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सर कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव। सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कभी टेंजिबल एसेट को बेच दिया, नहीं बेचा, सॉरी बेचने के बदले एक्सचेंज करवा लिया,
सर कभी भी अगर मैंने एक्सचेंज करा है तो कहता है जितना भी एसेट मेरे को मिल रहा है ना सर, वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी नए एसेट की। फॉर एग्जांपल क्या मेरे पास 1 लाख रुपए का आईफोन था, आईफोन के बदले मैंने एक भैंस ले ली, आईफोन दिया और उसके बदले भैंस ले ली, तो जो भैंस की एफएमवी होगी ना, वो मेरे लिए बन जाएगा क्या, वो मेरे लिए बन जाएगा टेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, जो भी मेरे को एसेट मिल रहा है उसकी एफएमवी। आईसीडीएस क्या बात करता है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस चाहिए, क्या बात कर रहे हैं सर। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सर कभी भी अगर इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, तो सिंपली मैंने कोई फॉरेन से कोई एसेट खरीदा, कैश में खरीदा, तो कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा सर, जो भी उस दिन का रेट होगा, जो भी उस दिन का रेट होगा, उस दिन के रेट को सर मल्टीप्लाई करूंगा, जितने मैंने डॉलर पे किए उतना मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा। क्या कहते हैं, एक्चुअल रेट ऑन द ट्रांजैक्शन रेट, ये ले लो सर। लेकिन मैंने एक ट्रांजैक्शन नहीं किया सर, मैं रोज न्यूज़पेपर मंगाता हूँ यूएसए से, रोज न्यूज़पेपर आता है मेरा यूएसए से, सर रोज न्यूज़पेपर आता है यूएसए से, सर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कहता है या तो वीकली और मंथली एवरेज रेट ले लो, जो कि एक्चुअल रेट को अप्रोक्सीमेट करता हो, उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपने डॉलर पे करके। सर इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, एक्चुअल रेट पे कर लो या तो मंथली एवरेज रेट पे ले लो, मंथली या वीकली एवरेज रेट पे ले लो। तो सेकंड चीज, कन्वर्जन इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। फॉर एग्जांपल सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ डॉलर में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता हूँ डॉलर में सर, तो क्या करूंगा, ईयर एंड पे कन्वर्जन के लिए, कंसोलिडेशन के लिए क्या करूंगा, मेरे को सर रुपीज में कन्वर्ट तो करना पड़ जाएगा। सर कन्वर्जन कैसे करूंगा, सरकार कहती है सर आईसीडीएस पर्पस, आईसीडीएस क्या कहते हैं सर, जो भी मॉनेटरी आइटम्स है, फॉर एग्जांपल सर डेटर्स क्रेडिटर्स लोन, जो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ मनी में कलेक्ट होने वाले हैं, जो फिक्स्ड मनी में कलेक्ट होने वाले हैं सर मॉनेटरी आइटम्स, उनको मैं क्लोजिंग रेट पे ले आ जाऊंगा। तो जितने भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं सर, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं सर, उनको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे लेके आ जाऊंगा या सिंपली एट कॉस्ट लेके आ जाऊंगा सर, जिस दिन ट्रांजैक्शन किया था उस दिन की वैल्यू पे लेके आ जाऊंगा, या सर उस टाइम पे जो कॉस्ट थी ना उस टाइम की कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। अल्टीमेटली डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेट ऑफ कॉस्ट, सर उस डेट पे ले आऊंगा। और जो सर स्टॉक इन ट्रेड है ना सर, स्टॉक इन ट्रेड को वैल्यूएशन की डेट पे लेके आ जाऊंगा सर, इन तीनों को लेके आ जाऊंगा। क्या हुआ, कैसा समझो, वापस समझो समझो समझो। सर मेरे को कंसोलिडेशन करने के लिए या कंसोलिडेशन करने के लिए कन्वर्जन करना पड़ता है सर, कन्वर्जन करूंगा सर, कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करने के लिए लास्ट डे पे मेरे को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम्स दिख रहे हैं उनको रुपीज में लेके आना पड़ेगा। रुपीज में किस रेट से लेके आऊंगा सर, जितने भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स, जितने मॉनेटरी आइटम्स है ना सर, जितने भी डेटर क्रेडिटर लोन्स गिवन है, जो फिक्स्ड टर्म्स ऑफ मनी में रियलाइज होने वाले हैं, उसको क्लोजिंग रेट पे लेके आ जाऊंगा। तो जितने भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट सर, क्या करूंगा, उनको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की वैल्यू पे लेके आ जाऊंगा, यानी एक्चुअल कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। और लास्ट में कहता है सर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन रेट को कैसे कन्वर्ट करूंगा सर, वैल्यूएशन डेट की जो भी रेट होगी सर, उस रेट से लेके आ जाऊंगा। सर अब क्या करूंगा, इससे जो भी बैलेंस शीट मेरी बनेगी सर, कुछ डिफरेंस आ रहा होगा सर, इस डिफरेंस का क्या करेंगे सर, सरकार कहती है जितना भी मॉनेटरी आइटम्स का डिफरेंस है ना सर, मॉनेटरी आइटम्स का डिफरेंस है ना, इसको रिकॉग्नाइज कर लो मार्क टू मार्केट लॉसेस और मार्क टू मार्क गेन्स में कर लो सर। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो सर लॉस में आप डिडक्शन ले लो, अगर गेन हो रहा है तो उसको टैक्स भर दो। लेकिन सर जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है सर, नॉन मॉनेटरी आइटम्स में आपको गेन होना भी नहीं चाहिए कायदे से, जो जिस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रखा था उस वैल्यू पे ही लेके आ जाओगे सर, तो कोई रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं इस गेन को, सिर्फ सेटलमेंट के टाइम पे जो गेन और लॉस हो रहा है उसको सर हम वहां पे ट्रीट करने वाले हैं, उसको सिर्फ हम टैक्स भरने वाले हैं या फिर उस पर इनकम चार्ज करने वाले हैं या डिडक्शन अलाउ करने वाले हैं। यानी मैंने क्या बोला, जितना भी लॉस आपका मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड हो रहा था ना, उस सारे के सारे लॉसेस को क्या करोगे आप, मार्क टू मार्केट करने वाले हो, और उस लॉसेस को सर, अगर आपका लॉस आ रहा है तो आप डिडक्शन ले लो उसका, और अगर लॉस नहीं आ रहा तो फिर आप टैक्स भर दो उस पर। सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स का जितना भी लॉस है आप उसको इग्नोर करोगे, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन के टाइम पे लॉस को कवर करने वाले हैं। फिर क्या कहता है, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द पेमेंट ऑफ द फॉरेक्स एसेट, फॉरेक्स लोन टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी एडजस्टेड इन डब्ल्यूडीवी। सर 43A में हम पढ़ के आए ना, कभी भी अगर आपने लोन पे कोई एसेट एक्वायर किया हुआ है सर, लोन कौन सा है सर, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन करेंसी पे लोन ले रखा है, तो जिस दिन लोन ले रखा सर उस दिन की वैल्यू अलग है, जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं सर उस दिन की डेट अलग है, तो क्या होगा, जितना भी डिफरेंस होगा सर, डिफरेंस का क्या करेंगे सर, डिफरेंस को आप डब्ल्यूडीवी में एडजस्ट करते हैं। हमने एग्जांपल किया हुआ था 10,000 का खरीदा था सामान लोन पे, तब उस टाइम पे डॉलर की रेट कितनी थी, 80 रुपए की थी, तो मेरे डब्ल्यूडीवी में कितना पार्ट बना, 8 लाख रुपए बना। लेकिन जब मैं 10,000 रुपए का पेमेंट करने गया तब 80 रुपए के बदले रेट हो गया 82 रुपए, अब मेरे को पेमेंट कितना पड़ा करना पड़ा, 8,20,000 का पेमेंट करना पड़ा। डिफरेंस कितना हो गया, 20,000 रुपीज का। 20,000 रुपीज कहाँ जाएगा, डिफरेंस चला जाएगा 20,000 रुपीज का, डब्ल्यूडीवी का पार्ट बन जाएगा, डब्ल्यूडीवी में ऐड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ओके सर समझ में आ गई। सर अगर कोई फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते, सुनना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते कौन कौन से सर, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन हो गए, या फिर सर ट्रेडिंग और हेजिंग फॉरेन करेंसी जो कि फर्म कमिटमेंट के हैं सर, कोई फर्म कमिटमेंट वाले सर हेजिंग ट्रांजेक्शंस हो गए सर, उसका क्या करना है सर, उसको रिकॉग्नाइज करना है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। लेकिन जितने बाकी सारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप ईयर एंड पे मार्क टू मार्क करने वाले हो, और जितना भी सर गेन और लॉस है उस पर आप टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स या फिर डिडक्शन लेने वाले हो।
क्या बात समझ में? सर स्पेक्युलेटिव और ट्रेडिंग और हेजिंग ट्रांजैक्शन जितने भी है ना सर, वो भी फर्म कमिटमेंट वाले सर, वो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट करने वाले हो। बाकी जितने भी हैं सर, बाकी जितनों को आप क्या करने वाले हो, मार्क टू मार्क लॉसेस करने वाले हो ईयर एंड पे। सर जितना भी प्रीमियम आपने भर रखा है सर, प्रीमियम को क्या करने वाले हो, जितनी भी लाइफ है ना उसमें अमोर्टाइज करने वाले हो। सर याद करो सर, हमने जेडसीबी में ये चीज पढ़ी हुई है, जेडसीबी में एक चीज पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा खरीदा है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल कौन सा खरीदा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल आपने हेजिंग के लिए खरीदा हुआ है, हेजिंग के लिए खरीदा हुआ है, विच इज नॉट ऑफ फर्म, नॉट ऑफ फर्म कमिटमेंट। सर फर्म कमिटमेंट नहीं है, फर्म कमिटमेंट के लिए आपने हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, एक अदरवाइज है। यानी सर अदर कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जा रहा है, अदर कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो है तो क्या होता है सर, आपको मार्क टू मार्क लॉसेस करने पड़ेंगे उस केस में। तो मार्क टू मार्क लॉसेस तो मैंने कर दिया, मार्क टू मार्केट कर दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें मैंने प्रॉफिट पे टैक्स भर दिया, लॉस हुआ तो मैंने उसका डिडक्शन ले लिया। सर लेकिन इसका जो प्रीमियम है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है 1000 रुपए का। सर 1000 रुपए का प्रीमियम है और ऑप्शन की लाइफ कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025 से लेके सर 31 मई 2025 तक की सर 5 महीने के ऑप्शन की लाइफ है। तो सर प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना प्रीमियम अमोर्टाइज होना चाहिए? सर 3 महीने जितना प्रीमियम यहाँ पे अमोर्टाइज होना चाहिए और 2 महीने जितना प्रीमियम यहाँ अमोर्टाइज होना चाहिए। समझ में आ रही? सब ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन करना है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 महीने का प्रीमियम सर प्रीवियस ईयर 24-25 में जाना चाहिए और 2 महीने का प्रीमियम 25-26 में जाना चाहिए? क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर कह सकता हूँ। तो ये तीन जो जितना भी अपना 600 रुपए का प्रीमियम है ना, ये प्रीवियस ईयर 24-25 में चला जाएगा और बैलेंस 2 महीने का 400 रुपए का प्रीमियम प्रीवियस ईयर 25-26 में चला जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? क्या ये बात समझ में? सर अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, मैं बोलूंगा इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो, बहुत कम चांसेस है कि आपसे पेपर में ये चीज पूछे। बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेक्युलेटिव है या फिर सर फर्म कमिटमेंट वाले हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सर रिकॉग्नाइज करोगे आप एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। लेकिन बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करोगे, मार्क टू मार्केट करने वाले ईयर एंड पे, प्रॉफिट पे टैक्स भरोगे, लॉस का डिडक्शन ले लोगे और जितना भी प्रीमियम डिस्काउंट भर रखा है वो आप एमोटाइज करने वाले ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट वाला है गवर्नमेंट ग्रांट, सुनना ध्यान से क्या कह रहा है। मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिली, सर गवर्नमेंट ग्रांट किस चीज के लिए मिली? किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिली हुई है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी सर, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी थी, सरकार ने बोला यार तुम इतनी 1 करोड़ की खुद क्यों खरीद रहे हो, 30 लाख रुपए मैं दे देती हूँ। अगर गवर्नमेंट ग्रांट किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिल रही है ना, तो क्या करने वाले हैं हम उसको, क्या करने वाले हैं हम उसको सर, हम उसको रिड्यूस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ एसेट से, हम उसको रिड्यूस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ एसेट से। सर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ग्रांट मेरे को मिल रही है एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। फॉर एग्जांपल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है? लैंड के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है। सर मेरे को गवर्नमेंट ने बोला कि जिस दिन तुमने 80% अपना प्रूफ कर दिया कि तुम दवाई बना लोगे, मैं दवाई का काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं दवाई का काम कर, दवाई का मैं रिसर्च कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला कि जिस दिन तुमने 80% प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी दवाई सक्सेसफुल है, मैं तुमको जमीन दूंगी। जिस दिन तुमने 80% प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी दवाई सक्सेसफुल है, मैं तुमको जमीन दे दूंगी। सर 80% प्रूफ करते टाइम जब जब मेरा खर्चा आ गया ना, जब जब मैंने खर्चा पीएनएल में डाल दिया ना, तब तब मैं ग्रांट की इनकम रिकॉग्नाइज करता चलूंगा पीएनएल में। यानी सर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल ग्रांट मिल रही, कितनी ग्रांट मिल रही है, मान लो 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही है। सर ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा आज के दिन में, सर ग्रांट लाइबिलिटी क्रिएट कर लूंगा, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट लाइबिलिटी। सर कितना 1 करोड़ रुपए क्रिएट कर दूंगा। सर ग्रांट को रियलाइज कब करूंगा? सर जब 80% करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा 10% ऑफ द खर्चा चला गया, तो 10% ऑफ दिस ग्रांट को मैं पीएनएल में ले जाऊंगा। सर 20% सक्सेसफुल हो गई मेरी दवाई, सर बाकी 10% और लेके चला जाऊंगा पीएनएल में। जिस दिन 80% सक्सेसफुली टेस्टेड हो जाती है ना, बैलेंस को मैं लेके चला जाऊंगा मैं पूरा का पूरा पीएनएल में। यानी सर जब जब किसी भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को अक्वायर करने के लिए अगर ग्रांट मिल रही है ना, तो जैसे ही उस एसेट को एक्वायर करने के लिए कंडीशंस फुलफिल होने के लिए खर्चा आप पीएनएल में डालते जा रहे हो ना, उसके साथ साथ आप इनकम को भी डालते जाना। क्या कह रहा है? रिकॉग्नाइज इनकम ओवर द पीरियड ओवर विच कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू पीएनएल। ठीक है सर, अगर मान लो आपको ग्रांट मिल रही कोई कंसेशनल एसेट से, सरकार बोल रही है यार तुम क्यों जमीन खरीदने में पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों जमीन खरीदने में पैसा वेस्ट कर रहे हो? सर ये 1 करोड़ की जमीन है, मेरे को 70 लाख रुपए में दे दो। तो सरकार बोल रही है 1 करोड़ की जमीन है, 70 लाख में मेरे से ले लो। सर ग्रांट के फॉर्म में आपको क्या मिला? सर एसेट ही दे दिया कंसेशनल रेट में, एक एसेट ही दे दिया कंसेशनल रेट में। सरकार उस टाइम पे क्या बोलता है प्रोविजन, कहता है कि आप जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने बियर किया ना, उसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आप एसेट रिकॉग्नाइज करोगे। सर 1 करोड़ का एसेट था, आपको 30 लाख की ग्रांट मिली, यानी सर आपको 70 लाख में एसेट मिल गया। आप सर ये सब चौंचलेबाजी नहीं करोगे, आपने जितना गवर्नमेंट को पे किया ना 70 लाख रुपए, आप वही लिखने वाले। लेकिन इस अगर कभी भी कोई ग्रांट आपको ऐसी मिल रही है जो कि सर आपको एसेट एट कंसेशनल रेट पे मिल रही है, उस केस में क्या करोगे सर, ग्रांट को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे ही, या अल्टीमेटली आप रिकॉग्नाइज करोगे एसेट को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। क्या बोल रहा हूँ, 100 बात की एक बात, जितना आपने गवर्नमेंट को पे किया उतना आप एक्विजिशन कॉस्ट मान लो, आप ग्रांट को इग्नोर कर दो।
सर और फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ग्रांट मिल रही किसी और पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल सर मैं भंडारा खिलाता हूँ, मैं भंडारा खिला रहा हूँ, भंडारा खिलाने के लिए मेरे को सरकार ने ग्रांट दी। सर सरकार ने भंडारा खिलाने के लिए ग्रांट दे सकती है क्या? यस सर, दे सकती है। सर मेरे को 1 करोड़ की ग्रांट दी भंडारा खिलाने के लिए, लेकिन कहा 1 करोड़ की ग्रांट तुम्हारे लिए तब एप्लीकेबल होगी, ग्रांट तब एप्लीकेबल होगी जब 1 करोड़ की तुमको ग्रांट दे दी, ठीक है, 1 करोड़ की ग्रांट दे दी कि जाओ भंडारा खिलाओ, 1 करोड़ की ग्रांट दी कि जाओ भंडारा खिलाओ। सर मैं भंडारा 4 बार खिलाने वाला हूँ, 4 बार में खिलाने वाला हूँ, 4 बार में। तो सर क्या ये 1 करोड़ रुपए कब रियलाइज होंगे? गवर्नमेंट बोलती है जब पहला आपने खिला दिया ना, तो 25% आप ले जाओ पीएनडल में, 25 लाख ले जाओ पीएनडल में। सर सेकंड टाइम जब भंडारा खिलाओ तो बैलेंस 25% ले जाओ, 25 लाख ले जाओ। तो जैसे जैसे आप ग्रांट से एसोसिएटेड कंडीशन का खर्चा पीएनडल में लेते जाते जाओगे ना, वैसे वैसे ग्रांट की इनकम को भी पीएनडल में लेते जाओ। जो हमने यहाँ पढ़ा सेम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर जो ग्रांट से एसोसिएटेड खर्चा, जो ग्रांट को कंप्लाई करने के लिए खर्चा है ना, उस खर्चे को जब पीएनडल में ले जाओगे ना, जितना जितना उतना उतना प्रोपोर्शनेट आप ग्रांट के अमाउंट को भी पीएनडल में लेके जाते जाओ। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात अपने को समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर व्हाट इफ मेरे को रिफंड करनी पड़ जाती है ग्रांट? सैड लाइफ इज हियर, सैड लाइफ इज हियर। सर अगर ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाती है, सर अगर कभी भी ग्रांट किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिफंड करनी पड़ जाती है, सर जितना भी रिफंड कर रहे हैं ना सर, उसको डब्ल्यूडीवी में ऐड बैक कर देते हैं, डब्ल्यूडीवी में ऐड बैक कर देते हैं। सर मैंने पहले क्या ट्रीटमेंट किया था, 100 का या 1 करोड़ 10 करोड़ का एसेट था, मान लो 3 करोड़ की ग्रांट मिल गई मेरे को, सर मैंने कितना रियलाइज किया था, मैंने अपने डब्ल्यूडीवी में कितना डाला था, 7 CR लिखा हुआ था ना, 7 करोड़ डाला हुआ था ना। यानी सर उस टाइम पे जब ग्रांट मिली थी मैंने अपने डब्ल्यूडीवी में से माइनस किया था। सर अगर ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी तो ऐड करना पड़ेगा ना 33 CR, तो ऐड कर दो, 10 करोड़ बन जाएगा। सर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, इस पॉइंट को आप कभी भी रेफर कर सकते हो, इसमें आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं और बहुत ही लीस्ट रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो टाइम दे रहा हूँ ये भी वैल्यूफुल नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उतना सफिशिएंट है। एक बार आप रेफर भी कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। सर क्या बोला मैंने, डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, आप एड बैक कर दो रिफंड करनी पड़े तो। सर अगर बाकी किसी एसेट के लिए है, सर बाकी किसी एसेट के लिए क्या होता है, सर आपने पीएनएल में लेके चलेगा ना ग्रांट को, आप पीएनएल में लेके चलेगा ना। अब मेरे साथ थोड़ा सा 1-2 मिनट का फोकस यहाँ चाहिए आपका, 1-2 मिनट का फोकस चाहिए। सर क्या फोकस क्यों चाहिए, सुनना। सर कभी भी ग्रांट मिलती क्या आप बुक करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट लाइबिलिटी, टू ग्रांट लाइबिलिटी। सर मान लो 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, सर मेरे को भंडारा खिलाने के लिए ग्रांट मिल रही है, भंडारा खिलाने के लिए ग्रांट मिल रही है। सर मैंने पहला भंडारा खिला लिया, मैंने सारे खर्चे पीएनएल में डाल दिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर ग्रांट लाइबिलिटी को मैं डेबिट कर दूंगा, डेबिट 25 लाख। और सर मेरी चले जाएगा ग्रांट इनकम, ग्रांट इनकम पीएनएल में चली जाएगी, कितनी 25 लाख। ये हो गया, ये चीज तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे खर्चा होता जा रहा है मैं ग्रांट लाइबिलिटी को सीधे सीधे रियलाइज करता जा रहा हूँ पीएनएल में इनकम के रूप में। सर यानी मेरे पास कितनी डेफर्ड ग्रांट बची हुई है? सर डेफर्ड ग्रांट बची हुई है सर 75 लाख की डेफर्ड ग्रांट बची हुई है। एक बात बताओ, 75 लाख की डेफर्ड ग्रांट बची हुई है क्या? 75 लाख की डेफर्ड ग्रांट बची हुई क्या? ये सर बची हुई 75 लाख की डेफर्ड ग्रांट। सर फॉर एग्जांपल एक भंडारा मैंने खिला दिया और उसके बाद सर मैंने इनकम में रिकॉग्नाइज भी कर दिया, 25 लाख रुपए इनकम रिकॉग्नाइज भी कर दी पीएनएल में। अब क्या हो रहा है सर, अब क्या हो रहा है? अब मेरे को बोला गया रिफंड करो पूरी की पूरी 1 करोड़ रुपए रिफंड करो। मेरे को बोला पूरी की पूरी 1 करोड़ रिफंड करो। सर क्या पूछ रहा है, इफ अमोर्टाइज क्रेडिट इज रिमेनिंग, क्या मेरे पास अमोर्टाइज क्रेडिट बचा हुआ है क्या, ग्रांट क्रेडिट? यस सर बचा हुआ है। क्या कहता है, रिफंडेबल ग्रांट इन एक्सेस ऑफ सच अमोर्टाइज क्रेडिट शैल बी चार्ज टू पीएनएल। यानी सर 75 लाख जितना भी अनअमोर्टाइज क्रेडिट बचा हुआ है ना, इसके ऊपर जितना भी रिफंड करा है ना वो पीएनएल में ले जाओ। सर आपको रिफंड कितनी करनी है, 1 करोड़ रुपए। 75 लाख के ऊपर कितना अमाउंट गया, 25 लाख का ना, 25 लाख का आप लेके चले जाओ पीएनएल में, 25 लाख रुपए आप पीएनएल में डेबिट कर दो। मतलब समझ रहे हो? सर जितनी भी ग्रांट लाइबिलिटी आपके पास पड़ी हुई है ना, जितनी भी ग्रांट लाइबिलिटी आपके पास पड़ी हुई है ना, उस ग्रांट लाइबिलिटी के ऊपर जितना रिफंड करना पड़ रहा है उतना रिफंड अमाउंट आप पीएनएल में डेबिट कर दो। सर अल्टीमेटली क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ क्या, कि जितना मैंने पीएनएल में पहले इनकम ऑफर कर दी थी उतना ही मेरे को रिफंड करना पड़ रहा है। जितना मैंने पीएनएल में इनकम ऑफर कर दी थी क्या मेरे को उतना ही रिफंड करना पड़ रहा है? सर इसी केस पे यही हुआ ना, मैंने पीएनएल में इनकम कितनी ऑफर की थी, 25 लाख रुपए की इनकम ऑफर की थी, अब मेरे को 25 लाख रुपए अलाउ किया जा रहा है डिडक्शन में। क्या मैं कह सकता हूँ? राइट आंसर इज आप नहीं कह सकते। सर वैसे ही मुश्किल टॉपिक आप और कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है आपको। सुनो सर, फॉर एग्जांपल मेरे को सर रिफंड कितनी करनी है, मेरे को रिफंड मान लो करनी पड़ेगी 90 लाख रुपए। सरकार ने बोला नहीं 1 करोड़ रिफंड मत करो, 90 लाख रिफंड करो। ये पॉइंट क्या कह रहा है, रिफंडेबल ग्रांट इन एक्सेस ऑफ अनअमोर्टाइज क्रेडिट शैल बी चार्ज टू पीएनएल। सर 75 लाख की है, मेरे को रिफंड कितनी पड़ रही है, 90 रिफंड करनी पड़ी। सर कितनी ज्यादा रिफंड करनी पड़ रही है इस अनअमोर्टाइज क्रेडिट से, 15 लाख रिफंड करनी पड़ी ना, इस 15 लाख को मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा।
यानी सर जितना मेरे पास ग्रांट क्रेडिट पड़ा हुआ ना, ग्रांट लायबिलिटी पड़ी हुई ना, उस ग्रांट लायबिलिटी के जितना ऊपर मैं रिफंड करने जा रहा हूँ उतना ही सिर्फ लेके जाना है। जितना मैंने पहले पीएनएल में डाल दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर जितनी रिफंड कर रहा हूँ ओवर एंड अबव दैट ग्रांट लायबिलिटी सिर्फ उतना ही मेरे को पीएनएल में लेके जाना है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, समझ में तो बढ़िया तरीके से आ गया, ऐसा आज तक कभी समझ में नहीं आया था सर, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी समझ में नहीं आया था सर। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेफर्ड क्रेडिट नहीं पड़ा हुआ है सर, मेरी सारी की सारी ग्रांट लायबिलिटी पीएनएल में चली गई, तो जितना भी आप अमाउंट लेके जा रहे हो उतना उतना आप पीएनएल पे चार्ज करते चलो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सर बात करते हैं इंपॉर्टेंट आईसीडीएस, दैट इज सिक्योरिटीज का। सर सिक्योरिटीज वाला आईसीडीएस क्या बोलता है? अगर सिक्योरिटीज कभी भी आपके पास हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, सर अगर कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड कर रखी है तो क्या करेंगे? तुम कैपिटल गेन के प्रोविजन में जाओ ना, तुम कैपिटल गेन के प्रोविजन में जाओ ना। अगर कैपिटल एसेट की तरह रखी हुई है तो कैपिटल गेन के प्रोविजन में जाओ, आईसीडीएस लगते ही नहीं कैपिटल गेन पे। यहाँ पे तो आप सिर्फ बिजनेस इनकम की बात कर रहे हो। तो सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है ना, क्या करने वाले हो सर? इनिशियल रिकॉग्निशन करने वाले हो आप कुछ, आप इनिशियल रिकॉग्निशन करने वाले हो। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करोगे सर? जो भी सिक्योरिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, तो जो भी सिक्योरिटीज आप खरीद रहे हो ना, जो भी सिक्योरिटीज आप खरीद रहे हो ना, उनको आप इंसिडेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉग्नाइज करने वाले हो, लेकिन इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड करने वाले हो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सिक्योरिटीज खरीदी, बॉन्ड खरीदे, अपने दोस्त से खरीदे, बॉन्ड खरीदते टाइम पेपर वर्क वगैरह भी करवाना पड़ा, उस पेपर वर्क को भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर दूंगा। सिंपल सी बात है, किसी कह रहे हैं सर क्या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऐड करूंगा? राइट आंसर इज सर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऐड नहीं करते सर। आपको स्पेशली पीजीपीपी में बताया हुआ कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो आप उसको ऐड मत करना कॉस्ट में। तो कह रहा है इन केस सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एनी exchange then initial recognition shall be FMV of the asset so acquired। फॉर एग्जांपल मेरे पास सर रिलायंस के शेयर्स थे, सर रिलायंस के शेयर्स थे 1000 रुपए, 1000 शेयर्स थे फॉर एग्जांपल, वर्थ थी 3000 रुपए। इसके बदले सर मैंने क्या, ये मैंने दे दिया अपने दोस्त को, और उससे क्या ले लिया सर? विप्रो के शेयर्स ले लिए। विप्रो के शेयर्स कितने थे? 500 रुपए के शेयर्स थे फॉर एग्जांपल, 500 शेयर्स नहीं, 5 शेयर्स थे 2000, और शेयर कीमत थी कितनी? 600 रुपए की। इसको 6000 मान लो, 6000 शेयर्स ले लिए, 600 रुपए कीमत थी। सर मैंने दिया क्या? 30 लाख की कीमत के एसेट्स दे दिए, मिला क्या मेरे को? 36 लाख की कीमत मिल गई। सर किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा मैं नए एसेट को? नए एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा? राइट आंसर इज सर अगर कोई एसेट अगर आप ट्रांसफर कर देते हो, एक्सचेंज में दे देते हो किसी को ना, तो एक्सचेंज देते टाइम जो भी एफएमवी ऑफ द एसेट अक्वायर्ड है ना, उसकी कीमत ले लोगे सर, उसको आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो। जो विप्रो के शेयर्स है ना सर, उनकी एफएमवी पे रिकॉग्नाइज करूंगा, जो एसेट मिल रहा है उसकी एफएमवी पे मेरे को रिकॉग्नाइज करना है सर। इनिशियल रिकॉग्निशन ऐसे करते हैं सर। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज है सर, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के लिए थोड़ा फोकस देना है इधर। सर कभी भी अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो ना, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स इशूड कब है? 1/4/2025 को इशूड है, 1000 रुपए की बॉन्ड्स है, और सर इंटरेस्ट कितना है सर? 10% इंटरेस्ट है। सर अगर इस बॉन्ड को आप खरीदने जाते हो 31st, 12% मान लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 12%। सर अगर आप इसको 31 दिसंबर 2024 है ना, 2024 को खरीदने जाते हो, सर बॉन्ड की कीमत आपको कितनी दिखेगी? बॉन्ड की कीमत आपको दिखेगी 1000 प्लस इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट है ना सर, 9 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है ना, 90 रुपए का इंटरेस्ट भी दिखेगा, यानी 1090 का बॉन्ड दिखेगा। सर ये जो बॉन्ड का प्राइस है ना, ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट प्राइस, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सर क्या इंटरेस्ट इंक्लूडेड वाले प्राइस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेना चाहिए? सर इसमें से कायदे से तो 1000 रुपए तो बॉन्ड की कीमत है, 90 रुपए तो इंटरेस्ट की कीमत है। सर क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना चाहिए? राइट आंसर है सर हमेशा आप एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेने वाले हो। कभी भी अगर आप इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज खरीद रहे हो ना, तो आप एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेने वाले हो। सरकार क्या कहती है सुनो, इधर इधर देखो ध्यान से। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज आर अक्वायर्ड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस 12 मंथ डिबेंचर्स, अगर 3 महीने बाद खरीद रहे हो तो हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे आप उसका इनिशियल रिकॉग्निशन करते हो। इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए क्या बोला मैंने? सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज आर एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर। सिक्योरिटीज अगर आपने अक्वायर कर रखी है एक्सचेंज से, ठीक है, जिनकी एफएमवी, मतलब अगर एक्सचेंज में खरीद रखी है, तो जो भी एसेट आपने अक्वायर किया है ना इन एक्सचेंज, उसकी एफएमवी के हिसाब से आप इनिशियल रिकॉग्निशन करोगे। और लास्ट में कहता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज आपने रिकॉग्नाइज कर रखी है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग है, तो आप उसको एक्स इंटरेस्ट पे रिकॉग्नाइज करने वाले हो। सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सर क्योंकि आपके पास सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। क्या कहता है सुनना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे किया जाता है सुनना। कॉस्ट ऑफ कैटेगरी और एनआरवी ऑफ कैटेगरी विचएवर इज लोअर। सर सुना सुना लग रहा है सर, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे तो हम इन्वेंट्रीज को वैल्यू करते ही करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहता है सर, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे वैल्यू करना है। सर एज पर एएस वैल्यूएशन सिक्योरिटी वाइज इज डन, एंड आईसीडीएस में क्या होता है? कैटेगरी वाइज किया जाता है। सर क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। सर मेरे पास शेयर ए है और शेयर बी है। शेयर ए की कीमत कितनी? 100 रुपए।
शेयर बी की कीमत कितनी 200 रुपए की है। उसकी सर शेयर ए की एनआरवी कितनी 70 और शेयर बी की एनआरवी कितनी 210 रुपए। सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल कॉस्ट मेरी 300 रुपए लगी है और आज की डेट में उन सबकी वैल्यू कितनी है 280 रुपए की वैल्यू। क्या मैं कह सकता हूँ सर मेरी टोटल कॉस्ट दो 300 रुपए लगी हुई है और उन सबकी कीमत मेरी 280 रुपए। सर अगर मैं सिक्योरिटी वाइज वैल्यूएशन करूंगा ना, अगर मैं सिक्योरिटी वाइज वैल्यूएशन करूंगा, मैं देखूंगा शेयर वन कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर 70 रुपए, अगर शेयर टू कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर 200, यानी अगर मैं सिक्योरिटी वाइज वैल्यूएशन करता हूं तो मेरा वैल्यूएशन कितना निकल रहा है 270 रुपए निकल के आ रहा है। लेकिन सर कैटेगरी वाइज सर सारे शेयर्स को साथ में मान लो सर 300 रुपए सारे शेयर की कैटेगरी का कॉस्ट है और एनआरवी सारे शेयर्स की कितनी है 280, अगर विच एवर इज लोअर कैटेगरी वाइज करना है तो 280 निकल आएगा। यही बात समझ में आई सर, यानी एएस के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है ट्रीटमेंट, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको आईसीडीएस के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करना है कभी भी आप इनकम कंप्यूटेशन करते हो तो। सर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कैसे निकालेंगे हम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डिफरेंस कैसे लिखेंगे। सुनो, कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कैलकुलेशन, तो आप करते तो सिक्योरिटी वाइज ही हो, सिक्योरिटी वाइज ही करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन ईयर एंड पे आप क्या करते हो, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग क्या निकालते हो, आप कैटेगरी वाइज निकालते हो, जो भी डिफरेंस है ना सर उसको ऐड बैक कर देते हो। यहाँ पे सर हमारी इनकम या यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन में क्या हो रहा है, वैल्यूएशन में यहाँ पे लॉस हो रहा है ना अपना 10 रुपए का, या अपना गेन हो रहा है ना 10 रुपए का, गेन हो रहा है ना या 10 रुपए का, तो इस गेन को मेरे को टैक्सेबल कराना पड़ेगा आईसीडीएस एडजस्टमेंट के नाम से, आईसीडीएस एडजस्टमेंट के नाम से गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आई बात तो इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, एग्जाम के लिए लीस्ट रिलेवेंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीडीएस में आपको कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन करना है, सिक्योरिटी वाइज नहीं करना, कैटेगरी वाइज करना है। सर बॉन्ड है फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, कॉस्ट है इसकी एनआरवी कितनी 970 रुपए, सिक्योरिटी वाइज वैल्यू कितनी हो गई लोअर वाली 970। सर बॉन्ड टू है 3000 रुपए और इसकी एनआरवी कितनी 3050 रुपए, सर सिक्योरिटी वाइज लोअर क्या हो गया 3000 रुपए हो गया। सर अगर मैं टोटल निकालता हूं तो कितना हो जाता है 4000 रुपए वैल्यू बन जाती है मेरी टोटल। उसके अलावा सर अगर मैं एनआरवी निकालता हूं तो 4220 निकलती है, 4020 रुपए निकलती है। सर अगर मैं सिक्योरिटी वाइज निकालता हूं टोटल तो 3970 रुपए निकल के आता है, लेकिन अगर अगर मैं कैटेगरी वाइज निकालता हूं तो 4000 निकल के आता है। यानी सर कैटेगरी वाइज मेरे को फायदा हो रहा है, लेकिन सर आईसीडीएस के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन करना है। सर ग्रैंड टोटल अपने लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं, ग्रैंड टोटल अपने को देखना ही नहीं है, ग्रैंड टोटल अपने लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं। सर बोरोइंग कॉस्ट का कैसे रिकॉग्निशन करते हैं, सर बोरोइंग कॉस्ट का हमने दो चीजें अब तक पढ़ी हुई है। सर बोरोइंग कॉस्ट अगर एसेट से रिलेटेड कोई बोरोइंग कॉस्ट आपने ले रखी है, सर एसेट से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट का क्या करते हो आप, एसेट से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट का अगर आपने सर रेडी टू यूज तक की डेट तक अगर अपने कोई भी रेडी टू यूज तक की डेट तक अगर आपने कोई भी बोरोइंग कॉस्ट बियर की हुई है किसी भी एसेट में, तो फिर आप उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करते थे। ऐसा आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है ना कि अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट या एसेट से रिलेटेड कोई बोरोइंग कॉस्ट कर रखी है तो आपको पुट टू यूज तक की डेट का कैपिटलाइज करना है और बाकी पीएनएल में लेके जाना। सर बाकी सारा पीएनएल में सेक्शन 36 में अलाउ जाता है। सर इन्वेंट्री में क्या करेंगे, सर इन्वेंट्री में नॉर्मली जितना भी बोरोइंग कॉस्ट रहता है ना वो पीएनएल में चला जाता है, या अलाउड हो जाता है एक्सपेंडिचर आपको। लेकिन अगर कोई इन्वेंट्री सर 12 महीने ज्यादा ले रही बनने में, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इन्वेंट्री का पार्ट बना देंगे, ऐसा आईसीडीएस ही कह के चलते हैं। क्या बोरोइंग कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आया। सर एएस कहता है टिल द डेट ऑफ रेडी टू यूज कैपिटलाइज करना है। एक्ट क्या कहता है, एक्ट कहता है आपको कि आपको पुट टू यूज तक की डेट का करना है, आपको सीधे सीधे वैल्यूएशन जो भी है रिकॉग्निशन करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना है, रिकॉग्निशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना है और वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है। सर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, पुट टू यूज तक की डेट का आपको कॉस्ट में ऐड कर देना है। वैल्यूएशन कैसे होगी, वैल्यूएशन जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं सर, जो भी जनरल बोरोइंग होती है स्पेसिफिक बोरोइंग होती है उस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करके वेटेड एवरेज बोरोइंग निकालते थे, फिर याद आ रहा है थोड़ा बहुत परसेंटेज से कुछ करते थे, उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन यहाँ पे भी करके चलनी है। लास्ट आईसीडीएस क्या बोलता है, सर कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट एसेट्स एंड प्रोविजंस। सर जितने भी प्रोविजंस रहते हैं ना एज पर आईसीडीएस की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी प्रोविजन है सर आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर वो फेयरली और सर रीजनेबली एस्टिमेट है तो, फेयर एस्टिमेट और सर रीजनेबल सर्टेनिटी के कारण है तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज पर आईसीडीएस। अगर वो फेयरली फेयर एस्टिमेट किया जा सकता है और रीजनेबली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो आप प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करोगे। सर कंटिंजेंट एसेट सर तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आप रीजनेबल सर्टेनिटी है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या कहता है, नॉट रिकॉग्नाइज। सर यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया सर, आपने बैड डेट के लिए मना कर रखा है, आपने सर ग्रेचुइटी के लिए मना कर रखा है, सर आपने इन सब के लिए मना कर रखा है, सर प्रोविजंस के लिए तो आपने मना कर रखा है ना, पीजीबीपी में बोला था कि ये सब अलाउड नहीं होते। तो सुनो ना, इधर इधर सुनो सर, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कभी भी अलाउ नहीं होगा। लो तुम्हारा एक डाउट सॉल्व। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट सर अलाउ सिर्फ तभी होंगे जब आपके सेल्स रिलेटेड होंगे सर, वो भी और बैंक के लिए होंगे, अदरवाइज आपको अलाउ भी नहीं होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी नहीं होंगे। सर और कहता है सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर रखा है कि जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है ना जो कि सर एएस 15 में है वो एएस 15 के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे और आईसीडीएस 10 उनमें नहीं झांकने वाला। सर जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड प्रोविजंस है ना वो एएस 15 के अकॉर्डिंग डील करोगे आप, आईसीडीएस 10 उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, तो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी यहाँ से रूल आउट हो गए।
यानी सर अल्टीमेटली आईसीडीएस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्रोविजन को फेयरली एस्टिमेट कर सकते हो ना और रीजनेबली सर्टेनिटी के साथ कह सकते हो ना कि प्रोविजन लगेगा ही लगेगा, सर आपको अलाउ हो जाएगा, बाकी आपको कोई प्रोविजन अलाउ नहीं होते हैं। क्या ये बात समझ में आती है क्या? यस सर, ये बात समझ में आती है। उसके अलावा सर ग्रेचुइटी का कोई प्रोविजन है, ऑलवेज डिसअलाउड। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऑलवेज डिसअलाउड, एक्चुअल बैड डेट अलाउ हो जाएंगे और बैंक के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ हो जाएंगे। होप इतना पोर्शन आपको अच्छे समझ में आएगा। होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर मुझे बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हम कल के किसी वीडियो में। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो कर देंगे, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो मैं कल के दिन दूसरा टॉपिक उठा लूंगा। हमको ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम पे जाना है और स्पेशल टैक्स रेट पे भी पढ़ना है, तो वील स्विच टू दैट टॉपिक अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। मिलते हैं कल के दिन में। सी यू ऑल, एंजॉय स्टडिंग।